हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज मैं लेके आया हूं यूपीएसआई यानी दरोगा भर्ती, जो आने वाली दरोगा भर्ती के टॉप हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी के 40 क्वेश्चन, 40 में से आपके कितने राइट होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भर्ती यानी दरोगा का जो पेपर आने वाला है यूपीएसआई से, तो यूपीएसआई का जो पेपर है उसमें का जो हिंदी का टॉपिक है, जो 40 क्वेश्चन होते हैं, वो 40 क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेखलाकार पर्वत आपार अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाड़ अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। तो उपरयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आप लोगों को बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेख लकार मतलब मेघ के आकार का पर्वत है। अब यहाँ पे मैं आपको अर्थ तो इसका नहीं बताऊंगा, क्योंकि अर्थ बताऊंगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो अलंकार होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की डिफिनेशन क्या होती है दोस्तों, फिर से आपको एक बार बताना चाहूँगा। रूपक अलंकार की जो डिफिनेशन होती है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेखलाकार पर्वत है, ठीक है, और ये जो है मेखलाकार पर्वत आपार, ठीक है, अपने सहस्त्र दुर्ग समान फाड़ अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेखलाकार पर्वत की तुलना की गई है, ठीक है, तो एक जल के नीचे वाले पर्वत से भी की गई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है। कहे कवि बेनी बयानी वेल की चुराई लीनी। तो बताइए उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कहे कहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लेनी। तो दोस्तों मैंने जैसे आपकी डिफिनेशन भी आपको पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे देखिए एक ही शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, यानी 2 बार प्रयोग हुआ है, बेनी बेनी शब्द। ठीक है, तो ये डिफिनेशन कहाँ की होगी आपकी। एक ही शब्द जब बार बार प्रयोग हो और उसका अर्थ बार बार भिन्न हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, वहाँ पे होता है आपका यमक अलंकार, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। सब प्राणियों के मत मनोमयूर आह नाच रहा। ठीक है, सभी प्राणियों के जो मन का मयूर है, सभी प्राणियों का जो मन है वो मयूर के समान नाच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसने फिर से जो है वही आपके टीएनसी यानी टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर दी है। सभी प्राणियों के मन मयूर जैसे नाच रहे हैं। ठीक है, मतलब जब जितने भी प्राणी हैं वो सब खुशी के मारे मयूर की तरह यानी मोर की तरह नाच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हुआ है, अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे अलंकार आपका रूपक अलंकार फिर से एक बार हो जाएगा, जैसा कि अभी ऊपर भी मैं आपको इसकी डिफिनेशन बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटी ये वृष भनुजा हे हलदर के बीर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। 4 ऑप्शन है, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष या उत्प्रेक्षा अलंकार। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों, चौथे का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आपको किसी भी तरीके का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे चिरजीरी जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटी ये वृष भनुजा हे हलदर के बीर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वृष भनुजा दिया हुआ शब्द है, इसका जो अर्थ होता है ये 2-3 अर्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ किसी शब्द का अनेक अर्थों में एक ही बार प्रयोग हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे होता है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका श्लेष हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 क्वेश्चन थे आपके जो है अलंकार के, यानी यूपीएसआई की भर्ती में जो क्वेश्चन आए थे वो 4 क्वेश्चन आए थे अलंकार से ही। दोस्तों देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक क्वेश्चन। तो अलंकार भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उसकी मैं डिफिनेशन भी आपको लगे हाथ बता देता हूँ, एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे रहता है। ठीक है दोस्तों, तो निम्न में से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द है। 4 ऑप्शन है, भविष्य, शीर्ष, मानुष, कंकड़। तो बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, फटाफट बताइए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक भविष्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भविष्य दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन भविष्य हो जाएगा। ये तत्सम है, बाकी सारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है,
याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्न में से तत्सम शब्द हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पलंग, भात, चोंच, भगवान। बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? फटाफट बताइए दोस्तों इसके राइट ऑप्शन। पलंग, भात, चोंच, भगवान। तो दोस्तों यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वो है आपका भगवान। भगवान तत्सम शब्द है, बाकी अन्य शब्द आपके तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से तद्भव शब्द चाटिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? आश्रम, प्यास, प्रगाढ़ या उद्वेग। बताइए दोस्तों फटाफट इसका राइट ऑप्शन। आश्रम शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द। तो इनमें से जो तद्भव शब्द होगा वो हो जाएगा आपका आश्रम। ठीक है, आश्रम इसका तद्भव शब्द है, बाकी सारे आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है। गलीचा, कंपनी, आंसू, अग्नि। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द पूछ रहा है तो वो है आपका आंशु। आंशु आपका तद्भव शब्द है, बाकी आपके अग्नि, कंपनी और गलीचा ये जो है तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। तृष्णा शब्द विलोम है। तो तृष्णा शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? पहले तृष्णा का मतलब आप लोगों को पता होगा, तभी आप किसी चीज़ का विलोम निकाल सकते हैं या पता कर सकते हैं या जान सकते हैं। क्योंकि आप शब्द को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप उसका उल्टा नहीं जान पाएंगे, क्योंकि विलोम शब्द हमेशा अपोजिट ही होता है। ठीक है, तो तृष्णा का विलोम होता है तृप्ति। ठीक है, क्या होता है? तृष्णा का विलोम यहाँ पे क्या होता है? तृप्ति होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तृष्णा मतलब होता है किसी चीज़ की चाह, और तृप्ति मतलब होता है किसी चीज़ से एकदम तृप्त हो गए। ठीक है, तृप्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? रीड करते हैं। विस्तार शब्द का विलोम है। विस्तार, विस्तार शब्द का विलोम क्या होता है? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। लघु मतलब छोटा, अगला ऑप्शन है आपका बी छोटा, सूक्ष्म और संक्षेप। बताइए फटाफट दोस्तों। आपने सुना होगा विस्तार, विस्तार मतलब व्याख्या। ठीक है, व्याख्या विस्तार से होती है, और संक्षेप में भी किसी शब्द को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसी व्याख्या को हम संक्षेप में लिख सकते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्तार का संक्षेप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। निर्यात शब्द का विलोम बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन बताइए। आगात, द्विघात, आयात, अनागात। बताइए इसका विलोम क्या होगा दोस्तों। तो निर्यात का विलोम क्या तो होता है दोस्तों? तो निर्यात का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आयात। क्या होता है दोस्तों? आयात होता है निर्यात का विलोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों कि इनमें से शुद्ध तरीके से कौन सा शब्द लिखा हुआ है। बंधुओं लिखा है, तो बंधुओं आपको बताना है शुद्ध तरीके से कौन सा लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन है। इनमें से देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बंधुओं, ये आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके अलावा बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि जो वर्तनी की दृष्टि से, मतलब जो हिंदी की किताबों में लिखा रहता है वो ऐसे लिखा रहता है बंधुओं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बंधुओं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है। विप्लव, विरुद्ध, दुपट्टा और अनंता। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो इनमें से शुद्ध होगा आपका अनंत। ठीक है, अनंत आपका शुद्ध शब्द होगा। अनंता यहाँ पे लिखा हुआ है, अनंता होता है शुद्ध शब्द। ठीक है, तो ये आपका वर्तनी के हिसाब से है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? रीड करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है। मिथ्याचार, हस्तरेख, कृतज्ञ या प्रीतमा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं इनमें से अशुद्ध शब्द कैसे लिखे हुए हैं। प्रीतमा में देखिए आपकी यहाँ पे बड़ी प्री दी हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कृतक भी गलत हो जाएगा, हस्तरिक भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटी प्रिय होती है। ठीक है, और कृतक में जो है क्र होता है, ता होता है, उसके बाद तक होता है। ठीक है, कृतक होता है। हर्षदीप में होता है आपका हर्ष, और रिक होता है। ठीक है, वो होता है हर्षरिक। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मिथ्याचार। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जो ममत्व से रहित हो उसके लिए कोई एक शब्द बताइए। मतलब अनेक अर्थी शब्द आ गए यहाँ पे। ठीक है, अनेक अर्थी शब्दों के एक अर्थ। ठीक है, तो जो ममत्व से रहित हो उसको क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है। निर्मय, निर्मोही, निर्मम, निष्ठुर। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो जो ममत्व से रहित हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं हम लोग निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं निर्मम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उस 16 रीड करते हैं। अपनी ही जाति वाला के लिए एक शब्द बताइए। जो हमारी ही जाति का होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक शब्द में बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। विजाति, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। विजातीय, वर्णसंकर, जातीय, सजातीय।
तो दोस्तों जो हमारी जाति का होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सजाति, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, रीड कीजिए। नीति ज्ञान रखने के लिए एक शब्द, मतलब जिसे नीति का ज्ञान हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, बताइए फटाफट दोस्तों। 4 ऑप्शन है, नीतिवान, नीति निपुण, नीति दक्ष, नीतिज्ञ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो नीति का ज्ञान रखने वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, नीतिज्ञ कहेंगे। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। सिंह का पर्यायवाची शब्द है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सिंह का पर्यायवाची शब्द आपको चार्ट के बताना है सही ऑप्शन। शावक, नृप, पंचानन, मृग। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। सिंह का पर्यायवाची शब्द फटाफट बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका। ठीक है, तो सिंह का दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द होता है, तो सिंह का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है शार्दुल होता है, व्यांग होता है, ठीक है, पंचमुख होता है, मृगराज होता है, केसरी होता है, शेर होता है, सिंह भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंह दिया हुआ है, तो यहाँ पे पंचानन भी दिया हुआ है। पंचानन आपका जो है ये सिंह का पर्यायवाची होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पंचानन, पंचमुख, ठीक है, पंचमुख, पंचानन, शार्दुल, मृगराज। बहुत बहुत बार क्या होता है, मृगराज को बहुत लोग मृग का पर्यायवाची समझ लेते हैं। ठीक है, केसरी, शेर, ये सारे जो है शेर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है, रीड करते हैं। धाता का पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों। धाता का पर्यायवाची शब्द बताइए। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, विष्णु, धारा, पक्ष, हार। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ धाता। धाता मतलब होता है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का मतलब, अब विष्णु भगवान के जितने भी पर्यायवाची हैं मैं आपको सब बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो धाता का पर्यायवाची कहें अगर विष्णु का पर्यायवाची, तो पहला हो गया धाता नारायण, गोविंद, माधव, हसीकेश, केशव, दामोदर, अच्युत। ये सारे जो है श्री विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अंशुमली का पर्यायवाची शब्द बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। अब अंशुमली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, हाथी, सांप, सूर्य, चंद्रमा। तो दोस्तों अंशुमली का जो पर्यायवाची शब्द है, अंशुमली किसे कहते हैं, तो अंशुमली जो है ये सूर्य को कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, रवि होता है, भास्कर होता है, दिनकर होता है, प्रभाकर होता है, दिवाकर होता है, भानु होता है, मार्तंड होता है, तरणी होती है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो मुझे अभी प्रेजेंट टाइम पे इतने ज़्यादा याद नहीं है। ठीक है, तो अंशुमली का जो यहाँ पे पर्यायवाची है वो हो जाएगा सूर्य। सूर्य का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अंशुमली। और इसके और भी पर्यायवाची मैंने आपको बता दिए, जैसे प्रभाकर, दिवाकर, भानु, मार्तंड, तरणी, रवि, भास्कर, दिनकर, ऐसे सारे शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, बैताल पच्चीसी। बैताल पच्चीसी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, यानी बैताल पच्चीसी का अनुवाद किसकी रचना है, बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, लल्लू लाल, सदल मिश्रा, नाभादास, सूरती मिश्र। तो दोस्तों जो बैताल पच्चीसी का अनुवाद जो रचना है ये है आपकी सूरती मिश्र की, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरती मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। कर्मभूमि किसकी रचना है, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं इसको स्टार लगा लीजिएगा आप साइड में ताकि याद रख सकें। कर्मभूमि किसकी रचना है, कल ही के वीडियो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, और ये क्वेश्चन के मैंने और भी जितनी रचनाएं हैं उस लेखक की उनके बारे में बताया था दोस्तों। तो यहाँ पे जो कर्मभूमि दी हुई है, तो कर्मभूमि किसकी रचना है, ये रचना है आपकी प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है कर्मभूमि। और भी इनके जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कर्मभूमि के अलावा, जैसे हो गई आपकी गोदान, गबन। तो ये सारी जो है इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देवर का स्त्रीलिंग शब्द बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट से बताइए देवर का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होता है दोस्तों। देवरी होता है, देवरीन होता है, या देवराइन होता है, या देवरानी होता है। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों देवर का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है देवरानी। क्या होता है दोस्तों, बहुत लोग देवराइन यहाँ पे मार देते हैं, लेकिन देवराइन गलत है, देवरानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा देवरानी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, देवरानी। अगला क्वेश्चन है 24 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, 4 शब्द दिए हुए हैं, सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कि इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है, फटाफट बताइए दोस्तों।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक परिषद शब्द दिया हुआ है ऑप्शन डी पर, जो कि बिल्कुल सही है, यही आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। इसके अलावा सहारा, सिंहार और सूचीपत्र ये सारे जो है पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, रीड कीजिए। व्यापक का समानार्थी शब्द बताइए। तो व्यापक का समानार्थी शब्द मतलब व्यापक का जो एक ही अर्थ हो उसका समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो दोस्तों व्यापक का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है विस्तृत। क्या होता है दोस्तों, विस्तृत होता है व्यापक का समानार्थी शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, रीड कीजिए। पिशुन का समानार्थी शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पेट एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके अलावा ये आपका यूपीपी 2014 कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया था। इसके अलावा ये आपका 2017 की यूपीएसआई की भर्ती में भी पूछा गया था। पिशुन का समानार्थी शब्द बताइए, ये पेपर जो मैं आपका करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पिशुन का समानार्थी शब्द बताइए दोस्तों, फटाफट राइट ऑप्शन बताइए इसका। पिशुन का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो पिशुन का मतलब होता है कृत्य करने वाला, मतलब बुराइयां करने वाला हो गया पिशुन, ठीक है। तो पिशुन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, चुगलखोर, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुगलखोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 27 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। प्रतिष्ठा का समानार्थी शब्द बताइए। चार ऑप्शन है, ख्याति, यश, आदर, प्रशंसा। तो प्रतिष्ठा का समानार्थी शब्द क्या होता है दोस्तों, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन। तो प्रतिष्ठा का जो एक अनेक मतलब सेम शब्द होगा, समानार्थी शब्द होगा, वो क्या होगा, ख्याति होगी, ख्याति होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल का दुश्मन किसे कहते हैं दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, यानी महामूर्ख। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, महामूर्ख, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन महामूर्ख ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, रीड कीजिए। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। तो इस मुहावरे का हिंदी में अर्थ बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, बहुत पढ़ना, एक बात को पकड़ कर बैठ जाना, किसी बात के पीछे बहस करना। बताइए फटाफट, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। तो दोस्तों अक्ल के पीछे लठ लिए फिरने के जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। मतलब एक बार गलती होती है, दूसरी बार भी गलती हो सकती है, लेकिन जब आदमी बार बार गलती करता है तो उसको कहते हैं ये तो अक्ल के पीछे लठ लिए फिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मूर्खतापूर्ण कार्य करना जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, साई सब धान 22 पसेरी। तो ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ बताना है आप लोगों को। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन बताना है। बहुत सस्ती होना, बहुत महंगी होना, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, सभी वस्तुओं का एक ही मूल्य होना। दोस्तों सब धान 22 पसेरी, अब ये पसेरी दे दिया है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सभी वस्तुओं का एक ही मूल्य होना, ठीक है, ये सब बहुत सस्ती होना, तो ऐसे लोग गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो अर्थ होता है वो होता है सभी को एक समान समझना, यानी सब धान 22 पसेरी, अच्छा हो या बुरा हो सबको एक समान समझना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। जैसी करनी वैसी भरनी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है आपको। जैसी करनी वैसी भरनी, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ये तो आजकल डायलॉग सा हो गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, ठीक है, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32, कोयले की दलाली में हाथ काला, ठीक है, कोयले की दलाली में हाथ काला, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए कि कोयले की दलाली में हाथ काला का अर्थ क्या होता है, ठीक है। चार ऑप्शन है, कोयले के व्यापार में कोई लाभ नहीं, बुरे काम का बुरा फल, काले धंधे से काला धन प्राप्त होता है, बुरी संगति से बदनामी मिलती है। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों, कोयले की दलाली में हाथ काला। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बुरी संगति से बदनामी मिलती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुरी संगति से हमेशा बदनामी ही मिलती है, चाहे आप बिल्कुल सही क्यों ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। जो भाषा सारे देश में समझी जाती है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे डैश डैश दिया हुआ है रिक्त स्थान, उसको क्या कहते हैं आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन दिया है, प्रादेशिक भाषा, संपर्क भाषा, उपभाषा या राजभाषा। तो यहाँ पे दिया है जो भाषा सारे देश में जाती है, जो सारे देश में समझी जाती है, तो उस भाषा को हम क्या कहेंगे दोस्तों, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों।
जो भाषा सारे देश में समझी जाती है उसको हम संपर्क भाषा कहेंगे। बहुत लोग यहाँ पे राजभाषा भी क्लिक कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत होगा। आपका जो सही होगा वो होगा संपर्क भाषा, ठीक है, क्योंकि समझी जाती है तो संपर्क भाषा, बोली जाती होती है तो राजभाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 34, क्या कह रहा है, रीड करते हैं। अपने ही मित्र द्वारा किए गए इस, यहाँ पे रिक्त स्थान है, आघात को वह सहन नहीं कर सका, ठीक है। तो अपने ही मित्र द्वारा किए गए इस, अब यहाँ पे एक विकल्प भरना है आपको, 4 ऑप्शन दिए हैं, अभिलाषित, आशातीत या अप्रतिहत या अप्रत्याशित। तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 34 क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, आप बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों अप्रत्याशित, क्या होगा, अप्रत्याशित आघात, ठीक है, अप्रत्याशित आघात आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 35, गुरु गोविंद दो खड़े, यहाँ पे रिक्त स्थान है, लागू पाए, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो आपको थोड़ा सा एक बार अच्छे से फोकस कर लेना चाहिए कि ये कह क्या रहा है, ठीक है, और ये हमने कहीं सुना है या कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्योंकि कक्षा 11 के हिंदी में दिया हुआ है ये। तो आप देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, यहाँ पे क्या होगा, काके लागू पाए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काके लागू पाए, ठीक है, काके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, क्या कह रहा है, रीड कीजिए। आजाद तो गुरु शिष्य का संबंध घिनौने, यहाँ पे रिक्त स्थान है, से भरता जा रहा है। आज तो ये लिखा है, आज तो गुरु शिष्य का संबंध घिनौने, आगे रिक्त स्थान है, से भरा जा रहा है, भरता जा रहा है। अब घिनौने मतलब क्या है, घिनौने कृत्यों से है या कर्मों से है या कुकर्मों से है या कार्यों से है। तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो आज तो गुरु शिष्य का जो संबंध है वो जो है घिनौने कुकर्मों से, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, कुकर्मों से भरता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37, क्या कह रहा है, रीड करते हैं। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, किस, अब ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो दोस्तों आप जब ये ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है क्रिया भूतकाल में नहीं है। वह पढ़ने वाला था, वह पढ़ने वाला है, यह क्रिया भूतकाल में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आपका गद्यांश दे दिया है। चलिए गद्यांश पूरा रीड करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे बराबर। 38 से 40 क्वेश्चन के जवाब इसी में से देने हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पूरा पढ़िए, उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं भी एक बार रीड कर देता हूँ। भारत जैसे देशों के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। ये लोग निर्धनता एवं विशेषता के चक्र में बुरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता कि उनकी एक शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में वह सहकारिता तो पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं की को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 38 क्वेश्चन है। चलिए बताइए सहकारिता का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सहकारिता का अर्थ, तो दोस्तों सहकारिता मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिलजुल कर कार्य करना, ठीक है। सहकारिता का यही मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है 39, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है सहकारिता। तो मिलजुल कर कार्य करना पहला तो हो गया सहकारिता का मतलब। अब सहकारिता का उद्देश्य क्या दिया हुआ है उपर्युक्त गद्यांश में। तो सहकारिता का जो
उद्देश्य दिया हुआ है, ये दिया हुआ है छोटे किसानों और व्यापारियों को आर्थिक स्तर से उठाना। ठीक है, छोटे किसानों और व्यापारियों को आर्थिक स्तर से उठाना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों गद्यांश जब दिया होता है तो लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, लेकिन उसको ऐसे पढ़ें ताकि आपके समझ में आ जाए। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। 4 ऑप्शन है, बताइए कैसे कर सकती है। ठीक है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनकी आर्थिक स्थिति का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो की अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप हमारे इस वीडियो का PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। और आपके अगर कोई भी ग्रुप सर्कल या फ्रेंड सर्कल या फ्रेंड आपका कोई भी UPSI यानी दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहा हो तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। जय हिंद, जय भारत।